तो बहुत बहुत नमस्कार सब बच्चों को। आज हम इस क्लास के अंदर इंडियन पॉलिटी के यानी कि भारत के संविधान के 100 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो बार बार लगातार आपके एग्जाम में आते हैं। और आई रियली विश एंड आई रियली होप कि आप जो भी एग्जाम देने जा रहे हो ये क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली दिखें। तो बिना किसी बात का वेट करें हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। और थोड़ी सी क्लास एज कंपेयर टू प्रीवियस क्लासेस या फिर नॉर्मल क्लासेस थोड़ी सी क्लास फास्ट चलेगी, जिससे कि कम समय के अंदर हम 100 क्वेश्चंस को कवर कर सकें। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन रहेगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ भी चुके हैं और बेटा आगे चल के आएंगे भी सही। पहला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था। हम जब भारत के संविधान सभा के बारे में या हम भारत के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात करते हैं बेटा, तो हमको पता है कि 1946 में भारत के संविधान सभा को बनाया गया था। भारत की संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे बी आर अम्बेडकर साहब, जिन्होंने मतलब उस कमेटी ने 2 साल 11 महीने 18 दिन लेके भारत के संविधान को बनाया था। लेकिन संविधान सभा को बनाने का विचार सबसे पहले किसने रखा था? राइट आंसर इज M.N. रॉय इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज M.N. रॉय इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के साथ साथ अगर थोड़ा डिटेल हम देख लें तो हमें जान पाएंगे कि एग्जैक्टली हमारी यहां पर क्या पॉइंट है क्या नहीं है। ठीक है, तो हम उसको भी जरूर कवर करने की बात करेंगे कि क्या हमें कहना चाह रहा है। तो यस, संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में 1934 में M.N. रॉय के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हालांकि वास्तविक संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के आधार पर किया गया था। अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा किस प्लान के अंतर्गत बनाई गई थी, फॉर्मेशन किसके अंतर्गत हुआ था, तो 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट के कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है बेटा, वो इन चारों में से किसके अंदर आपको देखने को मिलती है, किसके अंदर ये सम्मिलित है? तो करेक्ट आंसर इज राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। हम लोग जब डीपीएसपी पढ़ते हैं, डीपीएसपी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 की बात करता है। भारत के संविधान में इसका पार्ट है चौथा। डीपीएसपी के केस में आप लोग, जैसे हम फंडामेंटल राइट के केस में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, डीपीएसपी के केस में या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इसके केस में आप लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी कोर्ट में, न्यायालय में नहीं जा सकते। यह बात ध्यान रखिएगा। साथ साथ अगर हम डीपीएसपी की बात करें तो डीपीएसपी भारत ने आयरलैंड के संविधान से बोरो किया और आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से इसको बोरो किया। यानी कि डीपीएसपी ओरिजिनल फीचर स्पेन का है, लेकिन भारत ने इसको, इंडिया ने इसको आयरलैंड से लिया है और आयरलैंड ने बेटा इसको स्पेन से लिया। तो राइट आंसर इज राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन। स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत की केंद्र की सरकार और भारत की राज्य की सरकार, अपनी शक्तियां, अपने फंक्शंस उनको कहां से मिलते हैं? भारत के संविधान में जो भी काम हो रहा है, भारत के संविधान में हर चीज को शक्ति, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो आपका राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, सबके फंक्शंस, सबके काम भारत के संविधान में क्लियर लिखे हुए हैं और इन सबको काम करने का अधिकार, काम करने की शक्ति भारत के संविधान से ही मिलती है। ध्यान रखेंगे इस बात को। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों से किया गया है? बाय विच नेम्स हैज आवर नेशन बीन मेंशन्ड? अगर हम बात करते हैं बेटा यहां पर कि हमारे भारत के संविधान में, देखो अगर हम आर्टिकल 1 की बात करें, सारी छोड़ दो, हम अगर आर्टिकल 1 की बात करते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है इंडिया, उसमें लिखा है इंडिया दैट इज भारत। क्या लिखा बेटा? इंडिया दैट इज भारत। तो भारत के संविधान में इंडिया और भारत दोनों नाम मेंशन है, तो डेफिनेटली भारत एंड इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अभी रिसेंटली इन दोनों नामों को लेके, भारत और इंडिया को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई। अभी G20 की मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी के सामने इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था, तो ऐसा कहा गया था कि हम भारत नाम कर देंगे, इंडिया नाम नहीं रखेंगे। बट कॉन्स्टिट्यूशनली, संविधान के अकॉर्डिंग हमारा नाम इंडिया भी है और हमारा नाम भारत भी है। ध्यान रखेंगे इस बात को। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, आगे बढ़ेंगे। बताइए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस पर बेस था? अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से पहले हमें 4-5 चीजें देखने को मिलती हैं। अगर हम इन तीनों की बात करें तो कर्जन आयोग यानी कि कर्जन कमीशन, साइमन कमीशन, लॉर्ड क्वालिस की रिपोर्ट या दिमित्रो थीसिस, ये क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर मुद्दा क्या है, जब मैं आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करूंगा तो हमें इससे पहले जाना पड़ेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जिसको मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है, यहां पर एक प्रावधान था, यहां पर एक पॉइंट था कि 10 साल के बाद एक कमीशन को फॉर्म किया जाएगा और उस कमीशन के द्वारा भारत के संविधान में कुछ चेंजेस लाए जाएंगे और भारत के लिए एक नया कानून एज अ संविधान की तरह बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। साइमन कमीशन का गठन किया गया, राइट। साइमन कमीशन को लेकर पूरे भारत में मतलब कहते हैं ना कि स्ट्राइक करी गई, इसको नकारा गया कि हम इसको नहीं अपनाएंगे। क्यों? साइमन कमीशन के टोटल 7 मेंबर थे और सातों के सातों गोरे। अब 1927 की बात है, आजादी से सिर्फ 20 साल पहले की बात है, पूरे भारत में आंदोलन बिल्कुल चरम पे था। तो वहां पर अंग्रेजों से पूछा गया कि जब आपको पता है कि हम लोग इतनी प्रैक्टिकल तरीके से हम सब लोग अपने भारत में जो हम हिंदू लोग हैं, भारतीय लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, अपने लेजिस्लेचर में, अपने कानून में अपना इंटरफेरेंस या अपना हम जो काम खुद करना चाहते हैं, तब भी आप लोग एक कमीशन बना रहे हो जिसके अंदर आपने हमारे भारत के संविधान को फॉर्म करना है और उसमें आपने एक भी भारतीय को ऐड नहीं किया। इसलिए साइमन कमीशन को बर्खास्त करने की बात करी गई, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। लेकिन फिर भी जब 1927 में साइमन कमीशन फॉर्म करने के बाद 1928 में साइमन कमीशन इंडिया पहुंचता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी इस चीज को हम कैंसिल नहीं कर पाते और साइमन कमीशन के रिपोर्ट के बेस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार बनाया जाता है। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार बनाया जाता है। राइट आंसर इज बी। ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब भारत का देश आजाद तो हो गया, जैसे भारत को आजादी मिली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 बना, जिसको हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 भी कहते हैं। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें अंग्रेजों ने बोला कि जो चाहे पाकिस्तान में जाकर मिल सकता है, जो चाहे इंडिया में रह सकता है, और कोई अगर प्रोविंशियल स्टेट आजाद होना चाहता है, सिंगल एक अलग बनना चाहता है कंट्री, तो वो फॉर्म कर सकता है। तो उस केस में हमने देखा जम्मू कश्मीर को लेकर कितनी बातें हुई, हैदराबाद को लेकर बहुत सारी दिक्कत हुई, जूनागढ़ को लेकर बहुत दिक्कत हुई, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को लेकर बहुत दिक्कत हुई। तो वहां पर एक प्रोविंशियल कमेटी बनाई गई, उस प्रोविंशियल कमेटी का काम था भारत को अखंड भारत में कन्वर्ट करना। तो इसमें जो इनके चेयरमैन थे वो थे सरदार पटेल साहब और जो इसके सेक्रेटरी थे वो थे वीपी मेनन साहब। तो राइट आंसर इज सरदार पटेल या सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। साथ में इनके मिलकर वीपी मेनन जी ने बहुत ज्यादा काम किया था। तो राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। राइट आंसर अगेन बेटा बी, ऑप्शन नंबर बी इज 100% अगेन करेक्ट। राइट, चलिए 7वां क्वेश्चन, जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम, इन चारों में से आप क्या आंसर देंगे? जुडिशियल रिव्यू भारत में आर्टिकल 13 में दिया गया। जुडिशियल रिव्यू के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अलाउड है कि वो लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं। किसके अंदर? वो लोग हस्तक्षेप कर सकते हैं संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अंदर और राज्य की सरकार के द्वारा बनाए गए कानून के अंदर। अगर कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, तो कानून को कैंसिल भी कर सकते हैं। राइट, तो यस, जुडिशियल रिव्यू इंडिया ने बोरो किया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। तो राइट आंसर इज ये इंडिया और यूएस से दोनों के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जैसे जुडिशियल रिव्यू की बात यहां पर आती है, जुडिशियल रिव्यू हमने बेटा यूएसए से बोरो करे हैं, साथ साथ फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से बोरो करे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ
जुडिशरी हमने यहां से बोरो किया, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, 7वें का सी होगा, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। सिटीजनशिप लेने के भारत के अंदर 5 तरीके हैं, ठीक है। और जब हम बात करते हैं नागरिकता के बारे में तो यहां पर लिखा हमारे सामने पार्ट सेकंड नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में बात करता है। पार्ट थर्ड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है। नागरिकता के आर्टिकल 5 से लेकर 11 आर्टिकल नागरिकता के, 12 से लेकर 35 आर्टिकल आपके फंडामेंटल राइट के। यहां पर आपका आएगा डीपीएसपी पार्ट 4, 36 से लेकर 51 आर्टिकल डीपीएसपी के। और पार्ट 1 जो आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात करता है, जहां पर आपको पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 देखने को मिलेगा, करेक्ट। तो देखो क्या होता है ना यार, एक तो बात होती है कि आपने जो आंसर दिया, एक होता है उसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज, एक होता है उसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज, राइट। अभी केवल 8 क्वेश्चन हुए हैं। अगर आप लोग चाहो तो आप एक रजिस्टर उठा लीजिए, साथ में एक पेन ले लीजिए, और जो भी मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रहा हूं उनको आप रजिस्टर पर लिखते जाइए। यूजुअली जो बच्चे मेरे साथ डेली क्लास करते हैं, मेरी डेली क्लास जो है बेटा, जो मेरी डेली क्लास है, वो डेली मेरी क्लास यूट्यूब के चैनल पर, इसी चैनल बेटा, रात को 9 बजे मेरी डेली क्लास होती है, एवरीडे क्लास होती है। तो जो बच्चे मेरे रेगुलर क्लास में आते हैं उनको तो मैंने बोला हुआ है कि आप एक रजिस्टर बना लो, उस पर लिख लो रजिस्टर पर कि जीएस बाय साहिल मदान। आप इस रजिस्टर पर लिख लो कि जीएस बाय साहिल मदान 9 PM क्लास, ठीक है भैया। और यहां पर नीचे लिख लो एक्स्ट्रा नोट्स, यहां पर अक्सर लिख लो एक्स्ट्रा नोट्स। तो अगर आप में से मेरे साथ कोई डेली पढ़ना चाहता है तो डेली 9 PM बेटा क्लास होती है लाइव, वहां पर आप आके पढ़ सकते हैं, करेक्ट। और रजिस्टर ये बना लीजिएगा। अगर आप मेरे साथ 6 महीने, 1 साल, 5 महीने पढ़ते हो और इस रजिस्टर में नोट्स बनाते हो तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 9वां, भारतीय संविधान नागरिकता कहां से प्रदान करता है? यानी कि भारत में सिटीजनशिप आप कैसे ले सकते हो? देखो, भारत में रहना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। अगर भारत में रहना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा? आपको बनना पड़ेगा ब्रांड, आपको बनना पड़ेगा ब्रांड। ब्रांड क्या होता है? जैसे एमआरएफ क्रिकेट का ब्रांड है, पेप्सी, कोला, ये बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, है ना, जिनकी अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, जिनकी अपनी एक पहचान है, राइट। बी से आप बर्थ के द्वारा, एक सेकंड, राइट, बी से आप बर्थ जन्म के द्वारा भारत में रह सकते हो। आर मतलब रजिस्ट्रेशन के द्वारा बेटा भारत में रह सकते हो। ए मतलब अगर भारत किसी देश के एरिया को एक्वायर कर ले तो आप रह सकते हो। नेचुरलाइजेशन के द्वारा कि नेचुरली आप रह सकते हो बेटा यहां पर। डी मतलब वंशज, डेसेंट के द्वारा आप यहां पर रह सकते हो। इन 5 तरीके से भारत की नागरिकता ली जा सकती है। एंड यस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट होगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल ऑफ द अबव, जन्म के आधार पर, रेजिडेंस के आधार पर, और साथ साथ बेटा यहां पर हम अगर ध्यान से देखें तो नेचुरलाइजेशन के आधार पर भी हम इसको ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या पूछा? भारत के संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में ऐड किया गया? अगर हम मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो भारत का जब संविधान बनाया गया तो उसमें मौलिक कर्तव्य नेचुरली नहीं थे, ओरिजिनली नहीं थे। तो भारत की टोटल अगर हम बात करते हैं, भारत में टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं? भारत में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, जिसमें से 10 ड्यूटीज को 1976 में ऐड किया गया था भारत के संविधान के 42वें संशोधन के लिए। भारत के संविधान के 42वां संशोधन किया गया और इसके अंतर्गत 1976 में भारत में 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। बचती है एक ड्यूटी, उसको 2002 में भारत के 86 संशोधन के अकॉर्डिंग भारत के संविधान के 86वें संशोधन में बेटा ऐड किया गया। किसको? एक और फंडामेंटल ड्यूटीज का। तो राइट आंसर इज टोटल 11 ड्यूटीज हैं और यस 1976 इज द करेक्ट आंसर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किए गए थे?
तो राइट आंसर इज स्वर्ण सिंह कमेटी इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज स्वर्ण सिंह कमेटी इज द करेक्ट आंसर। ये एग्जाम में कई बार आता है, ठीक है। अगर आपसे फंडामेंटल ड्यूटीज का कोई पार्ट पूछ ले तो यस 4A इसका पार्ट है। अगर आपसे कोई इसका आर्टिकल पूछ ले तो इसका आर्टिकल है 51A, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ये भी चीजें एग्जाम में कई बार आती हैं। मतलब जैसे मतलब कि आपको मैंने बोला रजिस्टर ले लो, वो रजिस्टर लेने का फायदा यही है कि आंसर तो ठीक है लेकिन ये एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसको भारत के संविधान में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा गया, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया, तो ध्यान रखेंगे बेटा इस बात को। नेक्स्ट आइए 11वां क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैच करेक्टली। हमें नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य, इनके बारे में बताया हुआ है। आपने मुझे बताना है कि इन चारों में से, आपने मेरे को बताना है कि इन चारों में से गलत आपको जो मैच ऑफ द फॉलोइंग दिख रहा है वो गलत मैच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है, वो गलत मैच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा। आपने मुझे केवल और केवल बेटा यही बताना है कि सर ये वाला जो मैच है गलत दिया हुआ है। हम पढ़कर आए नागरिकता भाग दूसरा बेटा ये करेक्ट है, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार पार्ट तीसरा बेटा ये करेक्ट है। अच्छा मौलिक कर्तव्य यहां पर क्लियर लिखा है, लेकिन यहां पर ना आपको एक थोड़ा ट्रिक दिया हुआ है, थोड़ा बच्चों को कंफ्यूज किया हुआ है। मैंने क्या पढ़ा आपको लास्ट के अंदर कि मौलिक कर्तव्य क्या होता है, मौलिक कर्तव्य पार्ट 4A की बात करते हैं, यहां लिखा है 6A, इसलिए बेटा ये गलत हो गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर ये रियल एग्जाम होता, आप में से बहुत सारे बच्चे इसी को 4A समझ लेते, क्योंकि देखने में दूर से ऐसा ही लग रहा है जैसे ये लिखा हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पर ये गलत है। तो राइट आंसर इज सी। ये क्या है, इसका मतलब है 6A, ये लिखा है ना 5 और 1 6 हो गया ये, लेकिन यहां पर अगर 4A होता तो ये करेक्ट होता, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन 12वां, आइए बेटा, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार की राइट टू इक्वालिटी की बात करी गई है। मैं हमेशा दो बात बोलता हूं कि अगर आर्टिकल का क्वेश्चन है और अगर उसमें चारों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है तो आपको सही के साथ साथ आपको बाकी आर्टिकल भी आने चाहिए। राइट टू इक्वालिटी बोला गया है तो भारत के आर्टिकल 14 में समानता की बात करी गई है, इक्वालिटी की बात करी गई है, तो राइट आंसर इज आर्टिकल 14। अच्छा आर्टिकल 14 दो बारे में बात करता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करेगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में कि कानून के सामने सब सेम है, सब बराबर है। साथ में बात करता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में। यह एक प्रावधान यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान का है, यह प्रावधान यूके ब्रिटेन की पार्लियामेंट का, यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट का संशोधन के संविधान का एक प्रावधान है। आर्टिकल 19 अगर बात करी जाए तो ये स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, आर्टिकल आपका 19। आर्टिकल 20 आपसे क्या बात करेगा, जैसे जिस पर इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है, जिस इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है, जिसको हम लोग जेल में लेकर जा रहे हैं, उसके भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, तो आर्टिकल 20 उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 यानी कि राइट टू लाइफ, इस बात को ध्यान रखिएगा, जीने का अधिकार, जीवन का अधिकार। आप लोग मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि आर्टिकल 21A से आप लोग क्या समझते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल 21A से आप लोग क्या समझते हैं। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन, तो राइट आंसर इज ए डेफिनेटली। आइए बेटा, हमें यहां पर दोबारा 4 मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं। आपने चारों मैच द फॉलोइंग से यह बताना है कि इनमें से गलत मैच द फॉलोइंग कौन सा, इनमें से गलत मैच द फॉलोइंग कौन। इसको पढ़ लो बेटा आराम से एक बार और पढ़कर बताइए कि इनमें से गलत मैच द फॉलोइंग कौन सा दिया गया है, राइट। और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल सही आंसर देंगे मुझे, क्योंकि मुझे आप पर ट्रस्ट है, पढ़े लिखे लोग हैं आप, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए हो रहे हैं। मतलब मानकर चलता हूं कि आपने सिलेबस तो कवर कर लिया होगा, है ना। देखो आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है, बिल्कुल करता है। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है, बिल्कुल करता है। आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी के बारे में।
आर्टिकल 17 बात करता है अनटचेबिलिटी के बारे में। यहां लिखा है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ये बात करता है आर्टिकल 18 के बारे में। तो यहां पर जो सी हमें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, हमें जो सी यहां पर मैच दिया हुआ है, ये बेसिकली एक रॉन्ग मैच है। और हमने भी देखो यहां पर क्या ढूंढना है, हमने भी यहां पर नॉट करेक्टली मैच ढूंढना है, हमने बेटा यहां पर रॉन्ग मैच ढूंढना। तो राइट आंसर इज सी। करेक्ट आंसर इज सी। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन आइए। एजुकेशन which was initially a state subject was transferred to concurrent list। अगर आपने भारत का स्केड्यूल 7वां पढ़ा है, भारत के 7वें स्केड्यूल में 3 लिस्ट है। कौन कौन सी? एक स्टेट लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट और एक कंकरेंट लिस्ट। राज्य की सूची, केंद्र की सूची और समवर्ती सूची। पहले जो एजुकेशन है वो स्टेट सब्जेक्ट में था कि केवल राज्य सरकार एजुकेशन के बेस पर कानून बना सकती है, लेकिन ये तो इलॉजिकल है। केंद्र की सरकार के पास अधिकार होना चाहिए कि अगर वो चाहें, अगर उनको कुछ जरूरत हो तो वो कानून बना पाए। इसीलिए इसको कंकरेंट समवर्ती सूची में डाला। समवर्ती सूची में जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं उन पर जो भी मतलब उन पर राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों कानून बना सकती है। और ये कब किया गया था? यह किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत। यह किया गया था बेटा ऑप्शन नंबर सी, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंतर्गत यह किया गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन आइए। परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत के संविधान सभा, भारत की संविधान सभा के परमानेंट यानी कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में इसका गठन किया गया था। इसकी पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 9 दिसंबर 1946 में इनकी पहली मीटिंग होती है। यहां पर एक टेम्पररी यानी कि अस्थाई, यहां पर एक टेम्परेरी यानी कि अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा, साहब। इन्हें केवल 2 दिन का ही एक अवसर मिला यह काम करने का, क्योंकि केवल 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी कि राजेंद्र बाबू को भारत की संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। और इसके बाद आगे चलकर राजेंद्र बाबू यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। आप लोगों के लिए एक फैक्ट और भी है, आज तक भारत में राजेंद्र प्रसाद जी एक लौते ऐसे राष्ट्रपति जिन्होंने लगातार अपनी 2 टर्म्स पूरी करी है। 1950 से लेकर 1962 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे और इन्होंने 5-5 साल की 2 टर्म्स लगातार पूरी करी हैं। इनके अलावा यह अवसर किसी को नहीं मिला, मतलब ये अचीवमेंट किसी के पास नहीं है। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन 16वां। 6 से 14 वर्ष के आयु के भाई बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार। भारत में मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को आर्टिकल 21A में। आर्टिकल 21A में। तो राइट आंसर इज अब आर्टिकल 21A क्या है? आर्टिकल 21A फंडामेंटल राइट्स है। तो करेक्ट आंसर इज फंडामेंटल राइट। राज्य के नीति निर्देशक में, मूल अधिकार में, यस राइट आंसर इज ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ध्यान रखेंगे इस बात को। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, पूछा क्या है कि वित्त आयोग का आर्टिकल क्या होता है? वित्त आयोग का आर्टिकल क्या है? फिर बात वही आ जाएगी कि जो आंसर है वो तो करेक्ट है, लेकिन बाकी आर्टिकल आपको आने चाहिए। जो आंसर है बेटा वो तो करेक्ट है, बाकी आपको आर्टिकल आने चाहिए। वित्त आयोग आर्टिकल 280 वित्त आयोग की बात करती है। आर्टिकल 280 वित्त आयोग की बात करता है। करेक्ट। आर्टिकल 324 चुनाव आयोग की यानी कि इलेक्शन कमीशन की बात करता है। चुनाव आयोग यानी कि बेटा इलेक्शन कमीशन की बात करता है। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है।
आर्टिकल 356 राष्ट्रपति के शासन की बात करता है। ठीक है। इमरजेंसी का आर्टिकल एक और इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 360, जो कि वित्तीय आपातकाल के बारे में, बात करता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, राइट। तो कुछ आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कोई भी आ जाए आप बेटा जरूर करके आइएगा उसको। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। राइट टू एजुकेशन यानी कि आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन की बात करता है, करेक्ट। ये भारत के संविधान में 2 पॉइंट है। ये भारत के संविधान में एक तो कौन से साल में ऐड किया गया, कौन से अमेंडमेंट से ऐड किया गया, और भारत के संविधान में इसको लागू कब किया गया। क्या पूछा गया, लागू कब हुआ, लागू जोड़ा कब किया। देखो, भारत के संविधान के 86 संशोधन के द्वारा, भारत के संविधान के 86वें संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 में होता है, राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया। लेकिन अभी इसको लागू नहीं किया गया, सिर्फ ऐड कर लिया, संविधान में जोड़ा नहीं गया। क्या पूछा है भाई, 1 अप्रैल 2010 को, 1 अप्रैल 2010 को इसको भारत के संविधान में जोड़ा भी गया और लोगों को इसका फायदा ही मिलना स्टार्ट हुआ। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है भैया। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 19वां क्वेश्चन। अल्पसंख्यकों यानी कि माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों यानी कि माइनॉरिटीज की अगर बात करी जाए तो माइनॉरिटीज को लेकर इनमें से कौन सा आर्टिकल आपके दिख रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल माइनॉरिटीज से रिलेट करता है, इनमें से कौन सा आर्टिकल माइनॉरिटीज से रिलेट करेगा। देखो, आता है आंसर तो बेस्ट है, नहीं आता तो एक तरीका होता है एलिमिनेशन टेक्निक का। जैसे आर्टिकल 14 में पढ़कर आया ना अभी, आर्टिकल 14 समानता की, इक्वालिटी की बात करता है। ये तो आपसे इक्वालिटी की बात कर रहा है, राइट, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। आर्टिकल 19 स्वतंत्रता की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, फ्रीडम की, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में बात करता है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। राइट आंसर इज आर्टिकल 29 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 29 इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे इस बात को। आर्टिकल 29 माइनॉरिटीज के हितों के बारे में बात करता है, माइनॉरिटीज के, अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में बात करता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। वेरी गुड पॉइंट। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन चारों में से डीपीएसपी का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन कितना प्यारा है, ये नहीं पूछा कौन सा ऑब्जेक्टिव है, ये पूछा है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, राइट। अपने आप में ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो जरा देखते हैं एक बार। एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना, एक वेलफेयर स्टेट क्रिएट करना डीपीएसपी का ऑब्जेक्टिव है, कल्याणकारी राज्य, तो यह आंसर नहीं हो सकता। सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना, क्या बोल रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक, ये बोला है ना कि सामाजिक आर्थिक, हाँ जी, सोशियो इकोनॉमिक एक जस्टिस प्रोवाइड करना लोगों को, तो ये भी है। अब ये है तो आंसर ये नहीं हो सकता। यहां लिखा है कि धार्मिक राज्य की स्थापना करना। आपने आजकल ये न्यूज में सुना होगा कई बार, ये सनातन धर्म, हिंदुत्व, ठीक है। मैं भी हिंदू और इन चीजों को मानता भी हूं कि हमारे देश के अंदर जो मंदिर बन रहे हैं, मंदिर बनने चाहिए। हम भारत में एक हिंदू जो कम्युनिटी है, लार्जेस्ट कम्युनिटी है, तो उनकी धर्म की जो सोच है उसको दबाना नहीं चाहिए, उनकी धर्म की सोच को ऊपर होना चाहिए हमेशा। लेकिन भारत के संविधान में कभी भी यह नहीं लिखा हुआ कि हम भारत का जो निर्माण है वो भारत के धर्म के आधार पर निर्माण करेंगे। जैसे पाकिस्तान का निर्माण धर्म के आधार पर हुआ, लेकिन भारत का निर्माण धर्म के आधार पर नहीं हुआ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर कंट्री है, यानी कि भारत के अंदर आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आप पारसी हैं, आप कोई भी हैं, आप बुद्धिज्म फॉलो करते हैं, आप जैनिज्म फॉलो करते हैं,
आपको संविधान के अकॉर्डिंग से किसी प्रकार से अलग नहीं देखा जाएगा। तो यस, अगेन ये हमें गलत दिया है, तुम्हारा बेटा यहां पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि भारत के डीपीएसपी में धर्म के आधार पर देश को बनाने की बात नहीं करी जाती, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 21वां। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के संरक्षण की शक्ति दी गई है? बी.आर. अंबेडकर साहब ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स मिल जाना और फंडामेंटल राइट्स के केस में उनको हम लोग कानून के पास जा सकते हैं, हम लोग न्यायालय के पास जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला, आर्टिकल 32 कहता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स को अगर वायलेट किया जाए, अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाए, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो और हाई कोर्ट भी जा सकते हो। तो यस, यहां पर सर्वोच्च न्यायालय, यहां पर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास आप लोग जा सकते हो। आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास और 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास। इन दोनों केसेस में ये लोग रिट्स इशू करते हैं। भारत में 5 प्रकार के रिट्स होते हैं। तो यस, करेक्ट आंसर इज डी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। राइट टू मैरी अ पर्सन, जिससे आप प्यार करते हो उससे आपको शादी करने का अधिकार है, लेकिन आपकी शादी की उम्र हो जानी चाहिए। 18 लड़कियों के लिए और 21 लड़कों के लिए। राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस। अब इसमें क्या होता है ना, अब भारत के संविधान में लिखा है कि भैया अगर आपको कोई आपकी पसंद का लड़का या लड़की है, आप उससे शादी कर सकते हो। हमारे भारत में लड़का लड़की से करेगा और लड़की लड़के से करेगी। लड़का लड़के से शादी करे, अभी ये अलाउड नहीं हुआ। लड़की लड़की से शादी करे, अभी ये भी अलाउड नहीं हुआ। यानी कि सेम सेक्स मैरिज अभी अलाउड नहीं हुई है। अभी डिफरेंट सेक्स मैरिज होती है, लड़का लड़की से और लड़की लड़के से, राइट। दूसरी चीज, अब मानो आप किसी लड़की से प्यार करते हो तो आपको उससे शादी करने का अधिकार है, लेकिन आपकी शादी करने की उम्र हो जानी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मुद्दा ही आता है कि जिससे आप शादी करना चाहते हो उसका भी आपसे मन होना चाहिए शादी करने का। यानी कि आप जाके बोल दो कि राइट टू मैरी अ पर्सन इज माय फंडामेंटल राइट, तो तुझे मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अब मेरा मन कर जाए, मानो कि ऐश्वर्या राय शादी करने का, मैं चला जाऊं मुंबई और बाहर जाए खड़ा हो जाऊं अभिषेक बच्चन के घर के सामने कि ऐश्वर्या राय, मुझे आर्टिकल 21 के अंतर्गत मेरी पसंद की लड़की से शादी करने का अधिकार है, तो बाहर आ जाओ, अब तुम्हारी शादी मुझसे होगी। ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों की रजामंदी जरूरी है। लेकिन अगर दोनों लोग राजी हैं, वो कहावत है ना कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये संविधान के अंदर क्लियर लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 21 जो आपको राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर ओन चॉइस, अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का अधिकार देता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए बेटा 23rd। भारत का 10वां शेड्यूल, भारत जब बना, भारत का 2 बार गिर गया माइक, या तो यहां से लूज है ना, थोड़ा ट्राई करें और अच्छा करने का इसको। आई थिंक अब नहीं गिरेगा ये, है ना। भारत के जब संविधान को बनाया गया आजादी के बाद, तो भारत में टोटल 8 शेड्यूल्स थे, 8 अनुसूचियां थी, राइट। अब ये बढ़कर 12 हो चुकी है। भारत में इस समय टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। भारत का 10th शेड्यूल जो कि 52वें संशोधन से, भारत के संविधान के 52nd अमेंडमेंट से, जो कि 1985 के अंदर होता है, ऐड किया गया था। और ये 10th शेड्यूल दल बदल विरोध कानून के बारे में बात करता है। इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, इंग्लिश में एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। तो राइट आंसर इज ए, ठीक है। पंचायती राज को भारत में 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। यह भी कई बार एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 7। अरे भाई बताइए, अभी जस्ट बात करके आए 73rd अमेंडमेंट की, और 73rd अमेंडमेंट का ही क्वेश्चन आ गया। मानो कि ऐसा एग्जाम में है कि आप मुझे एग्जाम में जाने से पहले फोन करोगे, साहिल सर जरा बताना है 5-6 आर्टिकल क्या क्या होते हैं। मैंने आपको समझाया और वही आर्टिकल एग्जाम में आ गया। भाई साहब एग्जाम से बाहर आते ही पैर छू लोगे मेरे, आपकी साहिल सर आप ही हो जो, है ना, आपने जो पढ़ा दिया वही आ गया। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं कि आपके एग्जाम में पॉलिटी का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। इस पूरे 100 क्वेश्चन को करके जाइएगा।
भारतीय संविधान का 73rd अमेंडमेंट एक्ट बात करता है? देखो, यह बात है 1992 की। 1992 में 73rd भी हुआ और यहां पर 74th भी हुआ। 73rd में बात करी गई है पंचायत की, 74th के अंदर बात करी गई है नगर पालिका की, जिसको बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, इसका है 11th शेड्यूल और इसका है 12th शेड्यूल। इसका है 12th शेड्यूल, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो करेक्ट आंसर इज सर ये 73rd और ये 74th क्या है? ये भारत के संविधान के संशोधन है। ये भारत के संविधान के संशोधन का नंबर है, राइट। चलिए, तो करेक्ट आंसर इज पंचायती राज इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज पंचायती राज इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 25th, समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है? यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको इनमें से कौन से राज्य में देखने को मिलती है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल एग्जाम में कई बार आता है। पिछली बार जब CHSL का एग्जाम हुआ 2023 में, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर UCC कई बार पूछा गया था। अभी UCC न्यूज में भी कई बार रहा है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि एक DPSP का पार्ट है, आर्टिकल 44 में इसकी बात करी जाती है। आर्टिकल 44 में इसकी बात करी गई है। ठीक है, UCC भारत में केवल गोवा के अंदर लगा हुआ है। अभी बहुत जल्दी उत्तराखंड में इसके लगने के चांसेस हैं, मतलब ये ऑलमोस्ट डन ही समझ लो उत्तराखंड के अंदर। तो यस, करेक्ट आंसर इज गोवा इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज गोवा इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या पूछा गया? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। अच्छा, आपने कभी सोचा होगा ना कि जैसे भारत का जो इनकम होती है, भारत की जो आय होती है, वो आय का पैसा कहां जाता है, राइट? और भारत जो खर्चा करता है वो खर्चा कहां से करता है? ये दोनों बातें काफी इंपॉर्टेंट है, राइट? तो भारत का क्या होता है? भारत की दो निधि है, दो पैसा है। एक है भारत की संचित निधि, एक है भारत की संचित निधि, और एक है भारत की आकस्मातिक निधि। एक है भारत की आकस्मातिक निधि, राइट? ठीक है बेटा, इसका है आर्टिकल 266, 1 बोल लो या ए बोल लो, मर्जी है आपकी। इसका है 267। तो राइट आंसर इज आर्टिकल 266 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 266 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए, इनमें से कौन सा आर्टिकल विलेज पंचायत के बारे में बात करता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल ग्राम पंचायतों के बारे में बात करता है? आर्टिकल 19 इक्वालिटी की बात करेगा, 21 राइट टू लाइफ, जीने के अधिकार की बात करेगा, आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा की बात करेगा। अब क्या होता है कि आर्टिकल 40 में पंचायत की बात करी गई है, और आर्टिकल 40 क्या है? DPSP का पार्ट है। आर्टिकल 40 DPSP का पार्ट है। आर्टिकल 12 लिखा है यहां पर, आर्टिकल 12 एग्जाम में कई बार आ जाता है। आर्टिकल 12 में राज्य की या फिर स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। राज्य की या स्टेट की परिभाषा के बारे में बात किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार आता है, ये एग्जाम में कई बार आता है, तो इसको पढ़कर जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में कितने प्रकार के रिट्स पाए जाते हैं? भारत के संविधान में कितने प्रकार के रिट्स पाए जाते हैं? भारत के संविधान में रिट्स जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट के केस में रिट्स को इशू करता है, वहीं पर फंडामेंटल राइट्स और अदर केसेस के अंदर हाई कोर्ट रिट्स को इशू करता है। तो दोनों केसेस में दोनों अलग अलग तरीके से रिट्स को इशू करते हैं, लेकिन भारत में टोटल 5 रिट्स हैं। कौन कौन से? हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्यो वारंटो और सर्चररी। तो टोटल 5 रिट्स हैं। तो राइट आंसर इज 5 इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज 5 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए नेक्स्ट, ये देखो आपके सामने है कि हिंदी इंग्लिश में आपको दिक्कत ना हो बेटा कोई भी, इसीलिए आपके लिए मैं लेके आया हूं। हेबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये पहला हो गया। मैंडामस यानी कि परमादेश, ये दूसरा हो गया। प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, ये तीसरा हो गया। सर्चररी यानी कि उत्प्रेक्षण, ये चौथा हो गया। एंड क्यो वारंटो अधिकार पुच्छा यानी कि ये 5वां हो गया। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट,
भारत के संविधान में राष्ट्रपति को इलेक्ट करने के लिए जो निर्वाचक मंडल बनाया जाता है, उस निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? देखो, आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को चुनाव के द्वारा चुनकर लाया जाएगा। ठीक है, अब भारत के संविधान में भारत के प्रेसिडेंट के लिए कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा, यानी कि कौन कौन वोट देगा? तो ओनली एंड ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, ओनली एंड ओनली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। कौन कौन करेगा? लोकसभा का मेंबर प्लस राज्यसभा के मेंबर, ओनली इलेक्टेड। राज्यसभा में 12 लोग राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं, तो वो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ओनली इलेक्टेड निर्वाचक जो लोग हैं, निर्वाचित जो लोग हैं बेटा, वही करेंगे। करेक्ट। साथ साथ भारत के राज्यों में, भारत के स्टेट में जो विधानसभा है, भारत के स्टेट में जो विधानसभाएं हैं, उन सभी विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। साथ साथ दिल्ली एंड पुडुचेरी, दिल्ली एंड पुडुचेरी जो कि दोनों यूनियन टेरिटरी हैं, दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन दोनों के अंदर आपको विधानसभा देखने को मिलती है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। साथ साथ लोकसभा के और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहां पर लिखा हुआ है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक सदस्य, ये करेक्ट हो गया। राज्य विधानमंडल के दोनों, देखो बेटा ये गलत हो गया। राज्य में विधान परिषद का कोई मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करता, तो यहां पर मेरा सेकंड गलत है। सेकंड अगर गलत है तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, अब बचता है आंसर ये वाला या फिर ये वाला। आगे पढ़ते हैं एक बार। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी करेक्ट हो गया। दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। पहला, तीसरा और चौथा ये आपके लिए करेक्ट होगा। पहला, तीसरा और चौथा बेटा आपके लिए ये करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करेगा? अगर भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन करना है तो किसे करेगा? भारत के राष्ट्रपति को करेगा। राइट आंसर इज अच्छा, भारत के राष्ट्रपति को करना है। अगर भारत का राष्ट्रपति रिजाइन करना चाहता है बेटा किसको करेगा? वाइस प्रेसिडेंट को करेगा, वाइस प्रेसिडेंट को। देखो, अगर प्रेसिडेंट ने रिजाइन करना है तो वाइस प्रेसिडेंट को करेगा। अगर वाइस प्रेसिडेंट ने रिजाइन करना है तो वो प्रेसिडेंट को करेगा। ये दोनों भाई आपस में खेलते रहेंगे। तो राइट आंसर इज बी। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आइए। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल 338 होता है। आर्टिकल 338 इज द करेक्ट आंसर। सही बोल रहा हूं? नहीं, गलत बोल रहा हूं। क्यों? यही बच्चे गलती यहां पर करके आते हैं। आप लोग बच्चे यही गलती करके आओगे। देखो, 3 चीजें होती हैं। एक होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, एक होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, एक होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, इसका होता है 338, इसका होता है 338 ए, इसका होता है 338 बी। जो गलती मैंने जानबूझकर करी, सोच समझकर करी, वही गलती बच्चे एग्जाम में करके आते हैं। क्या पूछा है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग का आर्टिकल क्या है? 338 ए इज द करेक्ट आंसर। अगर इस समय जो बच्चा हल्का फुल्का पढ़कर गया है वो 338 आंसर लगाकर आ जाता, वो 338 आंसर लगाकर आ जाता, राइट। लेकिन हमने वो 338 बेटा आंसर नहीं लगाना। अगला क्वेश्चन आइए। Who has the right to transfer any case anywhere in India? भारत के संविधान में, यानी कि भारत के न्यायपालिका में किसके पास वो अधिकार है कि वो किसी भी मामले को कहीं पर भी स्थानांतरित कर सकता है? भारत के न्यायपालिका में सबसे ऊपर का जो लेवल है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो सुप्रीम कोर्ट जहां चाहे, जिसको चाहे, कोई केस चाहे, कोई मामला चाहे, ट्रांसफर कर सकता। राइट आंसर इज
सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए बेटा, उपराष्ट्रपति इनमें से कौन से, क्या लिखा है ये, द वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, हम लोग जानते हैं ना, ये बात आप लोगों को पता होगी कि जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा, जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा, ऑटोमेटिकली वो भारत की राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। ऑटोमेटिकली वो भारत की राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। राइट आंसर इज राज्यसभा इज द करेक्ट आंसर। जैसे जगदीप धनखड़ साहब हैं, जगदीप धनखड़ साहब भारत के वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को जीत कर आए हैं। राज्यसभा के चेयरमैन का चुनाव नहीं होता, भारत के वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, और जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही राज्यसभा का चेयरमैन बनेगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। इनमें से कौन सा आर्टिकल हाई कोर्ट को रिट इशू करने की शक्ति प्रदान करता है? हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए बोलता हूं आपको, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट लिखवा रहा हूं उन एक्स्ट्रा पॉइंट से आपके एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 226 यहां पर करेक्ट होगा, क्योंकि रिट जारी करने का अधिकार या तो सुप्रीम कोर्ट के पास है या फिर हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट का है आर्टिकल 32, हाई कोर्ट का है आर्टिकल 226। एक बात ध्यान रखेंगे, सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के केस में रिट इशू कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ अदर केसेस में भी, फंडामेंटल राइट के साथ साथ अदर केसेस के अंदर भी रिट इशू कर सकता है। तो रिट इशू करने का जो ज्यादा अधिकार है, रिट इशू करने का ज्यूरिसडिक्शन अधिकार ज्यादा हाई कोर्ट के पास है, ज्यादा हाई कोर्ट के पास है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आइए बेटा, 35th क्वेश्चन। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन से हैं जिन्होंने 2 बार राष्ट्रपति का पद संभाला? हम इसकी बात भी ऑलरेडी हमारी इसी क्लास में कर चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, और इन्होंने लगातार 2 बार 5-5 साल के टर्म्स को पूरा किया, और ये अवसर और ये अपॉर्चुनिटी और ये अचीवमेंट और किसी के पास नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। इस बात को ध्यान रखेंगे। राइट, चलिए तो जैसे हम लोग 35 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं, और हमारे 35वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हम लोग इस साथ साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 36। चलिए, भारत के पहले डिप्टी स्पीकर का नाम पूछा गया। डिप्टी स्पीकर कहां पर होता है? स्पीकर और डिप्टी स्पीकर 2 पोस्ट है, जो 2 पोस्ट हमें लोकसभा के अंदर देखने को मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार अलग अलग तरीके से आता है। कभी पूछ लेंगे कि भारत का पहला लोकसभा का स्पीकर कौन था, कई पूछ लेंगे कि भारत के पहला लोकसभा का डिप्टी स्पीकर कौन था। राइट, अगर आपका क्वेश्चन आता है कि भारत के पहली लोकसभा का पहला स्पीकर कौन था, तो फर्स्ट स्पीकर हम लोग जानते हैं कि जीवी मावलंकर साहब, और MA अय्यनगर साहब पहले डिप्टी स्पीकर। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन आइए बच्चे, 37th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का वो कौन सा आर्टिकल है जो गवर्नर को ऑर्डिनेंस पेश करने की, अध्यादेश पेश करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑर्डिनेंस पेश करने की शक्ति 2 लोगों के पास है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास। राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस अध्यादेश पेश करेगा आर्टिकल 123 में, और ये भाई साहब करेंगे आर्टिकल 213 में। ध्यान रखिएगा, सुनिएगा क्या समझा रहा हूं। अगर राष्ट्रपति अध्यादेश पास कर रहा है तो आर्टिकल 123, अगर राज्यपाल यानी गवर्नर कर रहा है तो आर्टिकल 213। ध्यान रखिए, 1 2 3 दोनों में सेम आपको न्यूमेरिकल्स या आपको सेम डिजिट्स देखने को मिल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने अवधि के लिए लागू होता है? चाहे अध्यादेश राष्ट्रपति का हो या फिर अध्यादेश
आपके गवर्नर का हो, दोनों का समय है 6 महीने, दोनों का समय है 6 महीने। अगर 6 महीने पूरे हो जाते हैं और लोकसभा या फिर राज्य के अंदर विधानमंडल आपकी सेशन में नहीं आती है, फिर दोबारा से इसको लागू कर सकते हैं, लेकिन पहला स्टार्टिंग में क्या होगा, 6 महीने होगा। चलिए अगला, यूजुअली क्या होता है कि लोकसभा के सिटिंग के बीच में 6 महीने से बड़ा गैप नहीं होता, तो इसीलिए इसका समय 6 महीने दिया गया। बेसिकली क्या होता है, 6 महीने समय अध्यादेश का और 6 हफ्ते मिलते हैं संसद को, यानी कि लोकसभा को, इसको पास करने के लिए, फेल करने के लिए। तो किसी भी अध्यादेश का मैक्सिमम टाइम 6 महीने के साथ साथ 6 हफ्ते भी एक्स्ट्रा हो सकता है। तो 6 मंथ 6 वीक्स किसी भी अध्यादेश का सबसे लॉन्गेस्ट टाइम हो सकता है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इज बी। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा आर्टिकल मनी बिल के बारे में बात करता है? मनी बिल, इनमें से कौन सा आर्टिकल मनी बिल के बारे में बात करेगा? मनी बिल जो कि आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है, मनी बिल को केवल लोकसभा के अंदर पेश कर सकते हैं, और पेश करने से पहले राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन, यानी कि राष्ट्रपति की मंजूरी लेना बहुत जरूरी है। तो इसको लोकसभा के अंदर पेश करने से पहले राष्ट्रपति के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा। अगर राष्ट्रपति रिकमेंड कर देता है तभी इसको लोकसभा के अंदर पेश किया जा सकता है। बात को ध्यान रखें। राइट आंसर इज आर्टिकल 110 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट। जॉइंट सिटिंग, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल क्या है? लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग की बात करी गई है। आर्टिकल 108 में जॉइंट सिटिंग की बात करी गई है। जॉइंट सिटिंग को बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। और जॉइंट सिटिंग का अध्यक्ष कौन होगा? जॉइंट सिटिंग का अध्यक्ष होगा लोकसभा का स्पीकर। जॉइंट सिटिंग का अध्यक्ष होगा लोकसभा का स्पीकर। आइए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। चलिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात करी गई है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का अधिकार भारत के प्रेसिडेंट के पास है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुआ, भारत के प्राइम मिनिस्टर हुए, भारत के सभी मिनिस्टर्स हुए, भारत के इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हुए कि कमिश्नर हुए उसके, या फिर अदर इलेक्शन कमिश्नर हुए, ठीक है, उन सबको अपॉइंट करने का काम किसका है? भारत के राष्ट्रपति को सौंपा गया है। अच्छा, अपॉइंट का मतलब क्या है? क्या होता है कि जब आप लोगों की नौकरी लगती है कहीं पर, तो आपका एक अपॉइंटमेंट लेटर बनता है। इसी प्रकार अगर भारत के संविधान में कोई इंसान एजीआई बन रहा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बन रहा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बन रहा है, तो उसका एक अपॉइंटमेंट लेटर बनेगा। इस अपॉइंटमेंट लेटर के नीचे सिग्नेचर करे जाएंगे प्रेसिडेंट के। इस अपॉइंटमेंट लेटर के नीचे राष्ट्रपति के सिग्नेचर होते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, आइए 42वां। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? सदन तो दो है संसद के, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो है स्पीकर, वो लोकसभा के मेंबर से अपॉइंट किया जाता है। लेकिन वहीं पर जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, जो भारत का वाइस प्रेसिडेंट होगा, वो भारत के राज्यसभा का चेयरमैन होगा, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। तो राइट आंसर इज राज्यसभा। राइट आंसर इज राज्यसभा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। इनमें से कौन सा आर्टिकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर उनके डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेगा? राइट आंसर इज आर्टिकल 74 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल यानी कि केंद्र के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करेगा। एंड यस, आर्टिकल 74 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 74, यहां पर एक कंफ्यूजन है। आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात तो करता है, लेकिन जो इसके डिस्क्वालिफिकेशन की अपॉइंटमेंट की बात है बेटा, वो आर्टिकल 75 में करेगा। तो राइट आंसर इज आर्टिकल 75 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 74 में लिखा हुआ है कि भारत का एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा जिसका अध्यक्ष होगा प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट की बात है और उसके डिस्क्वालिफिकेशन की बात है,
इसकी बात करी गई है बेटा आर्टिकल 75 में, तो ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। 1909 का जो अधिनियम है जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, 1909 का अधिनियम जिसको मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है, यह भारत की आजादी से पहले की बात है। वो इनमें से किससे रिलेट करता है? वो इनमें से किससे रिलेट करेगा? इंट्रोडक्शन टू सेपरेट इलेक्टोरेट, डिसेंट्रलाइजेशन, दयार्ची, या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कराई गई। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कराई गई। 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया। इस मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को एक्ट ऑफ 1909 भी कहा जाता है, जहां पर मुसलमानों के लिए यानी कि मुस्लिम्स भाइयों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई है। सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी गई है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आइए भैया नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा फीचर या विशेषताएं नहीं है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, भारत के अंदर पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पाई जाती है, तो भारत का पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट तो हो गया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो लिखा है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, या तो भारत में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी या भारत में प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति वाला आपका गवर्नमेंट होगी। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट यूएसए के अंदर पाई जाती है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इंडिया के अंदर पाई जाती है, यूके के अंदर पाई जाती है। तो राइट आंसर इज बी कि भैया प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट यूएसए की सरकार की तो विशेषता है ना भैया, यूएसए के सरकार की तो विशेषता है, लेकिन भारत के संविधान की बेटा यह विशेषता नहीं हो सकती। भारत के संविधान की यह विशेषता नहीं हो सकती। तो राइट आंसर इज बी। अगला क्वेश्चन आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल रिलेटेड टू स्पीकर एंड लोकसभा के डिप्टी स्पीकर? आर्टिकल 93 क्या बोलता है कि जैसे ही कोई न्यू लोकसभा बनाई जाए, जैसे ही कोई नई लोकसभा को बनाया जाता है, उसके बनाते ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट किया जाना चाहिए। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट किया जाना चाहिए अमंग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, कि लोकसभा के मेंबर्स में से ही किसी को चुनकर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर बनाना है। तो यस, द करेक्ट आंसर इज आर्टिकल 93 इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आर्टिकल 93 इज द करेक्ट आंसर। गवर्नर की सैलरी, राज्यपाल की सैलरी और जो उसको अलाउंस मिलते हैं, जो उसको और फैसिलिटीज के पैसे खर्च होते हैं, वो इन चारों में से किस में से पैसे को निकाला जाएगा? अब गवर्नर स्टेट का एग्जीक्यूटिव है, वैसे गवर्नर को अपॉइंट करने का काम राष्ट्रपति का है। ऐसा कहा भी जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नर है राज्य के अंदर, लेकिन जो गवर्नर की सैलरी जाएगी वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कि राज्य का जो फंड है, जो राज्य पैसे कमा रहा है, उनका हर राज्य का अपना एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है। उस स्टेट में से सभी जो एग्जीक्यूटिव हैं स्टेट लेवल के, उन सब की सैलरी बेटा इसमें से ही जाएगी, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आइए, 48th क्वेश्चन। When did India become a fully sovereign democratic and republic? भारत 1947 में आजाद तो हो गया, लेकिन भारत का जो संविधान लागू किया गया, भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर इज 26 जनवरी 1950। अच्छा, अभी तो लिखा है कि सवरन डेमोक्रेटिक है ना, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड रिपब्लिक, ये 5 वर्ड लिखे गए हैं कि ये तो सवरन हो गया, ये डेमोक्रेटिक हो गया, ये हो गया आपका सोशलिस्ट, ये हो गया आपका सेक्युलर, और ये हो गया आपका रिपब्लिक। ये 5 वर्ड लिखे गए हैं, ठीक है, और ये भारत पांचों है। भारत के संविधान के जब लागू किया गया तो उस समय सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड उसमें नहीं थे। ये दोनों वर्ड 42nd संशोधन
42वें संशोधन के अंदर जो 1976 में होता है उसमें इसको ऐड किया गया था। तो राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन, चलिए बेटा नेक्स्ट, जल्दी से आ जाइए फटाफट एक बार। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? भारत में जो सरकार के पास पैसा आ रहा है वो सबसे ज्यादा टैक्स की इनकम है, वो टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं। तो जिन लोगों को चुनकर हमने संसद के अंदर भेजा है उनकी मंजूरी के बिना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से यानी कि सरकारी व्यय एक भी नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर इज पार्लियामेंट इज द करेक्ट आंसर। संसद, पार्लियामेंट इज द करेक्ट आंसर। राइट, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए बेटा। इनमें से कौन सी कंट्री में आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने को मिलती है? अच्छा, डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि सरकार जो भी कानून बनाएगी हर कानून को देश के हर व्यक्ति से पूछकर बनाएगी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, भारत के अंदर है कि हम लोग अपने नेताओं को चुनकर संसद में, असेंबली के अंदर जाकर बिठाते हैं और वो लोग हमारे लिए कानून बनाते हैं कि जो हमारे लिए कानून बना रहा है हमने उन लोगों को चुनकर भेजा हुआ है, हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी भारत के अंदर है, और डायरेक्ट डेमोक्रेसी यानी कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड के अंदर है। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, हमने 100 करने हैं, 50 करेंगे और। चलिए, उन सबको करने से पहले आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात है, अगर आप लोग सुन सकते हैं तो सुन लीजिएगा। अभी 2024 चालू हुआ है, आप अभी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2024 में आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्स हैं। आपके सामने एसएससी का एग्जाम है, एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, जीडी, दिल्ली पुलिस, स्टेनोग्राफर, जेएसटी, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर। ठीक है, आपके सामने रेलवेज का कैलेंडर आ गया, रेलवे का एएलपी, टेक्नीशियन, आपका रेलवे का एनटीपीसी, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, जूनियर इंजीनियर। उसके बाद आपका मैं आगे देख लूँ तो और भी काफ़ी सारे आपके जो दिए गए हैं। ठीक है, तो एसएससी का महापैक एक ऐसा महापैक है जो आपके सभी के सभी एग्जाम का पूरा सिलेबस आपको कवर करवा देगा। साथ में आपको 6000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, 2000 से ज्यादा आपको ई बुक्स मिल जाएंगी और 9000 से भी ज्यादा ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोस, रिकॉर्डेड कोर्स आपको मिल जाएंगे। करंट अफेयर की मैगजीन, करंट अफेयर का वीकली टेस्ट और साथ साथ डेली लाइव क्लास, यानी कि आपको 2000 घंटे से भी ज्यादा कि आपको डेली लाइव क्लास मिलेगी और आपको हर एग्जाम के लिए अलग अलग लाइव बैच मिलेगा कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में जाकर आप लाइव बैच को, लाइव क्लास को अटेंड कर सकते हो। तो अगर आप 2024 में एक सरकारी नौकरी पक्का करना चाहते हो तो एसएससी के महापैक में आज ही जाकर एनरोलमेंट कीजिए। और एनरोलमेंट करने के लिए आप लोगों ने डिस्काउंट कोड क्या लगाना बेटा? डिस्काउंट कोड लगेगा Y724। इसको ध्यान लीजिएगा, जहां पर आपको पूरी थ्योरी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, साथ में मैथ, रीजनिंग, आपका इंग्लिश, हिंदी, स्टेनोग्राफर, आपको सब कुछ एसएससी के महापैक में कराया जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 51। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलिटिकल राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलिटिकल राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? देखो, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19, कानून के समक्ष समानता का अधिकार आर्टिकल 14, आर्टिकल 14। ये तीनों फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। तो अपने आप आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, आइए बेटा। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट किसके द्वारा बनाया गया था? यह क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन पहले भी हमने कर चुके हैं। राइट आंसर इज साइमन कमीशन इज द करेक्ट आंसर। साइमन कमीशन, जिसको 1927 में फॉर्म किया गया, 1928 में ये लोग इंडिया पहुंचते हैं और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का गठन भी किया गया। अगला क्वेश्चन, आइए बेटा नेक्स्ट। कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, भारत के 7वें शेड्यूल में
एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट को बोलते हैं समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट को केंद्र की सूची, राज्य को स्टेट को राज्य की सूची। कंकरेंट लिस्ट का जो कॉन्सेप्ट है बेटा हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बोरो किया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बोरो किया, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आइए। इनमें से कौन सा आर्टिकल भारत के संविधान में फाइनेंशियल प्रोविजन की बात करता है, वित्तीय प्रावधानों की बात कर रहा है? अगर हम चारों को देखें तो 52, 56, 60 और 61। ऊपर के 3 इमरजेंसी के बारे में है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और आर्टिकल 360 जो कि वित्तीय आपातकाल के बारे में, जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बात करेगा। तो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन चलिए बेटा 55। इनमें से फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। अच्छा जी, क्या पूछा गया? भारत के पहले विदेश मंत्री का नाम बताइए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। भारत के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। जब भारत का देश आजाद हुआ तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने ही उस समय विदेश मंत्रालय को संभालने के बारे में सोचा। तो राइट आंसर इज ए। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। इनमें से कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है? इनमें से कौन सा आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करेगा? आर्टिकल 44 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करता है, जो कि बोलता है कि जैसे क्रिमिनल लॉज सबके लिए सेम है, सिविल लॉज के भी रूल सबके लिए सेम होने चाहिए। एंड राइट आंसर इज बी। चलिए, और अभी ये केवल गोवा के अंदर लगा हुआ है और ये बहुत जल्दी उत्तराखंड में ऑलमोस्ट बस लग ही चुका है, ये मानकर चलिए। ठीक है, नेक्स्ट 57वां। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट भारत ने कौन सी कंट्री से बोरो किया? भारत ने फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट बोरो किया बेटा यूएसए से। भारत ने फंडामेंटल ड्यूटीज का बेटा कॉन्सेप्ट बोरो किया यूएसएसआर यानी कि रशिया से। ठीक है, भारत ने आपका जो जुडिशियल रिव्यू है उसको बोरो किया यूएसए से। अगेन कंकरेंट लिस्ट यानी कि संवर्ती सूची भारत ने बेटा बोरो किया है किससे? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, भारत ने डीपीएसपी बोरो किया है आयरलैंड से। तो एग्जाम में ये चीजें कई बार आती है, तो इसको देख लीजिएगा। एंड यस, करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से बोरो किया। भारत ने पार्लियामेंट्री सिस्टम यूके ब्रिटेन से बोरो किया। ये भी एग्जाम में कई बार आता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट 58 आ जाइए। राज्यपाल के वेतन और भत्ते जो गवर्नर की सैलरी है कहां जाएगी बेटा? पहले ही पढ़ के आ चुके हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से जो राज्य का संचित निधि है, राज्य की जो संचित निधि है उसमें से देखो, एक होता है स्टेट के एग्जीक्यूटिव जैसे कि गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, राज्य के मिनिस्टर्स, इन सब की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से राज्य के संचित निधि में से जाएगी। अब जो सेंटर के एग्जीक्यूटिव है जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, भारत के प्रधानमंत्री हो गए, भारत के केंद्र के मंत्री हो गए, इन सबकी सैलरी जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, भारत के संचित निधि में से। तो भारत के हर राज्य की अपनी एक संचित निधि होती है, जिस प्रकार केंद्र की अपनी एक संचित निधि होती है। तो राइट आंसर इज अगेन ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आइए बेटा 59th क्वेश्चन। राज्यपाल के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन एक रॉन्ग स्टेटमेंट आपने गवर्नर के अकॉर्डिंग ढूंढनी है? एक रॉन्ग स्टेटमेंट आपने गवर्नर के अकॉर्डिंग ढूंढनी है। क्या बोल रहा है? कि वह राज्य की विधायिका का अंग होता है। यह स्टेटमेंट करेक्ट है। वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, गलत स्टेटमेंट है। भारत में मृत्यु दंड को, अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है तो उसको क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। गवर्नर
मृत्युदंड, मौत की सजा को कम करके उसको परमानेंट कारावास में, यानी कि पूरी जिंदगी जेल में रहेगा, कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन क्षमा नहीं कर सकता। तो किसी भी मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास। तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर बी, क्योंकि बी स्टेटमेंट गलत है, बी स्टेटमेंट यहां पर गलत दी गई है। ठीक है भैया, चलिए 60वां, इनमें से कौन से अमेंडमेंट के बाद संपत्ति अर्जित करने, धारण करने और उसके निपटान करने के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, यानी कि राइट टू